तो इसमें एक लवण क्षेत्र लगा देंगे, ठीक है। और पूरी तरह से हम लवण क्षेत्र समझाने वाले हैं, ठीक है। तो लवण क्षेत्र आपको लगा, ये आपका बन गया लवण क्षेत्र, ये आपका लवण क्षेत्र बन के तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, अब लवण क्षेत्र क्या होता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जानकारी होनी चाहिए कि लवण क्षेत्र क्या होता है, आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए, इसको लिखना नहीं है। लवण क्षेत्र क्या होता है कि लवण क्षेत्र एक यू आकार बनेगा, देखिए यू ऐसे ही बनता है। लवण क्षेत्र एक यू आकार की नली होती है जिसके अंदर अक्रिय वैद्युत अपघट्ट, कौन सा, अक्रिय वैद्युत अपघट्ट, अक्रिय वैद्युत अपघट्ट कैसे होते हैं, अक्रिय वैद्युत अपघट्ट जैसे अक्रिय वैद्युत अपघट्ट जैसे KCl, KNO3, NH4Cl आदि को भर देते हैं, ठीक है। और इसके किनारों पर यहाँ आप जिंक की या जिलेटिन बोलें, जिंक नहीं सॉरी, जिलेटिन की लेई को भर देते हैं। जिलेटिन की लेई नहीं हो तो एगार भर देंगे, ठीक है। इसके यहाँ भी जिलेटिन भर देंगे, यहाँ भी जिलेटिन की लेई भर देंगे, नहीं तो ये अगर नहीं भरेंगे तो नहीं तो ये अक्रिय वैद्युत अपघट्ट नीचे चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें ना जाए इसलिए इसको थोड़ा सा ढक देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, डेनियल सेल, कौन सा सेल, डेनियल सेल, ठीक है। ये आपका चित्र का वर्णन हो गया, ठीक, समझ में आ गया। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसकी आप चाहें तो इसको वैसे ये परीक्षा में नहीं आता, लेकिन इसको समझ के, इसको बिना समझे आप इसकी केमिकली रिएक्शन और न्यूमेरिकल को आप नहीं कर सकते, इसलिए मुझे समझाना पड़ा। ये वैसे बोर्ड परीक्षा के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप चाहे लिखना चाहें लिखें और ना लिखना चाहें तो ना लिखें, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। क्या लिखना है, आप हेडिंग डाल के लिखेंगे विद्युत रासायनिक सेल तथा उसकी क्रिया विधि। तो क्या है, वो डेनियल सेल है ना, विद्युत रासायनिक सेल डेनियल। तो विद्युत रासायनिक सेल में, डेनियल सेल में हम कैसे लिखेंगे कि इसमें उदाहरण के तौर पर डेनियल सेल लेते हैं, ऐसे लिखेंगे, देखिए इसमें उदाहरण के तौर पर एक डेनियल सेल को लिया जाता है, लिखते जाइए अगर लिखना है तो, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड, एक जिंक इलेक्ट्रोड और एक कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के, इसमें लिखना 1.0 m जिंक सल्फेट के ब्लेंड हो देते हैं, और कॉपर इलेक्ट्रोड को 1.0 m कॉपर सल्फेट के ब्लेंड हो देते हैं। तत्पश्चात दोनों इलेक्ट्रोडों को एक तार के द्वारा गैल्वानोमीटर, आप चाहो तो एक कुंजी भी लगा सकते हैं, एक कुंजी या कुंजी बोल सकते हैं, चटकनी जिसे बोलते हैं, चटकनी कुंजी, सॉरी ठीक है, कुंजी, ठीक है, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए, अगर ऑन कर दोगे धारा बहने लगेगी, ऑफ कर दो धारा बंद हो जाएगी। जैसे सेल नहीं होती चटकनी, सेल में दबाते तो धारा रहती है। एक गैल्वानोमीटर और एक कुंजी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तथा परिपथ को पूर्ण करने के लिए इन दोनों अर्ध सेलों को, ये अर्ध सेल, इन दोनों अर्ध सेलों को एक लवण क्षेत्र से जोड़ देते हैं। ये लवण क्षेत्र है, लवण क्षेत्र इन दोनों अर्ध सेलों को जोड़ने का कार्य करता है, तो परिपथ को पूरा करता है। अभी सब बताने वाले हैं लवण क्षेत्र कैसे, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे क्रिया विधि। अब इसकी क्रिया विधि कैसे, कार्य कैसे करता है, कैसे बिजली उत्पन्न होती है, देखिए ये जानते हैं कि इसके अंदर बिजली कैसे बनती है। देखिए बेटा, अब इसको निकाल देते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, अब ये डिस्टेंस जगह नहीं, ठीक है। चलिए
यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके आप देख लेना, ठीक है। हाँ, कोशिश मैंने की है कि आपको समझ में आ जाए। अब सुनिए, अब क्या होगा इसमें क्योंकि परपत पूरा हो गया, धारा अपने आप क्या होगा, कुंजी को जैसे ही आप दबाओगे धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, धारा बहेगी कैसे, कैसे बहेगी, देखिए मैंने आपको बताया इसको कैसे बहेगी। क्या होगा कि इस छड़ में से जिंक छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिंक छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस तार के होते हुए और ये कॉपर छड़ में चले जाएंगे। अब आप एक समझ रहे, आप सोच रहे होंगे सर कॉपर जिंक की छड़ में से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेंगे, इस छड़ में से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलेंगे। तो बेटा 10th क्लास में आपने एक सीरीज पढ़ी होगी जिसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसमें कहा जाता है कि जिस छड़ का सक्रियता, जिस छड़ की सक्रियता जिसके कहते हैं क्रियाशीलता जितनी ज़्यादा होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलते हैं, सक्रिय है जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इसलिए जिंक कॉपर से ज़्यादा अधिक सक्रिय होता है, इसीलिए जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कॉपर कम सक्रिय होता है, इसलिए कॉपर कमज़ोर, ऐसे मान लीजिए कमज़ोर है, ये पावरफुल है तो पावरफुल इलेक्ट्रॉन देगा, पैसा वाला पावरफुल होता है वो इलेक्ट्रॉन देगा, कमज़ोर होगा वो बेचारा लेगा, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे इसके बाद हमको जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी बताएंगे, उसमें कैसे ये क्यों और कैसे ये अधिक क्रियाशील और ये कम क्रियाशील है, क्यों आगे जानेंगे, ठीक है। अभी इससे पहले आप इतना समझ लीजिए कि ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है, ठीक है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब निकलते कैसे हैं वो आप जानेंगे। तो क्या होगा, छड़ किसकी बनी है, जिंक की बनी है, ठीक है, जिंक की बनी है, किसकी छड़ बनी हुई है, जिंक की। तो छड़ जिंक की बनी हुई है, जेडन की बनी है, और जेडन कैसी होती है, सॉलिड ठोस पदार्थ होता है। तो इसके अंदर ऐसी केमिकली रिएक्शन ऑटोमेटिक, जैसे कुंजी को दबाओगे तो केमिकली रिएक्शन होने लगेंगे इसके अंदर, ठीक है, क्रियाविधियाँ अभी लिखना नहीं, मैं बताऊँगा। तो इसके अंदर केमिकली प्रॉपर्टी होगी, क्या होगा कि जिंक सॉलिड अपने आप इलेक्ट्रॉन का दान करेगी, क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को फेंकेगी। कितने इलेक्ट्रॉन फेंकती जिंक, याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच रहे सर 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों फेंका, एक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं फेंका, चलो ये भी बता देते हैं। जैसे आपको सब फर्स्ट ईयर क्लास में समझना चाहिए था, लेकिन आप नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30, तो परमाणु क्रमांक लिखेंगे और 30 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करते हैं, आप बहुत से लोग जानते हैं, 2 8 18 8 वो सॉरी 18 2, ठीक है, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बात समझ में आ गई। अगर ऐसे नहीं कर पाते तो बहुत से स्टूडेंट इस तरह से भी करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, राइट, ऐसे ही करते हैं। तो अंत में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दान कर सकते, उस पदार्थ की या उस तत्व की इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है। अगर इसके अंतिम कोष में, कोष मतलब खजाना, अगर इसके अंतिम खजाने में, पिछले रखे हुए खजाने में अगर 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, लेकिन याद रखना 4 इलेक्ट्रॉन तक ही दान करता है, 4 से ज़्यादा दान नहीं करता। अगर 4 से ज़्यादा हो जाएंगे, 5 हो जाए, तो ये ग्रेड करना स्टार्ट कर देगा, लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दान करता है कितने, 2। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये फर्स्ट ईयर क्लास पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और मैंने बताया था, कल आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर 2 माइनस हैं, अगर इसके अंदर से 2 माइनस निकल गए तो क्या बचेगा जेडन पर, 2 प्लस, राइट, और 2 प्लस को आप ऐसे न लिख कर इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। अर्थात इसके अंदर क्या होगा, केमिकली प्रॉपर्टी होगी, जिंक जेडन 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जेडन 2 प्लस। अब ये बन गए, किसने, छड़ ने बना दिया। अब इन दोनों में से क्या होगा कि बेटा इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेंगे छड़ के होते। अब कहेंगे सर 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 इलेक्ट्रॉन इधर से छड़ से ही क्यों चलेंगे, सर नीचे क्यों नहीं जाएंगे। बेटा ठोस पदार्थों के अंदर इलेक्ट्रॉन ही तो चलते हैं, और जो लिक्विड होता पानी होता उसमें तो आयन चलते हैं ना। ये तो आपको 9th क्लास में ही बताया जाता है
इसमें आयन चलते हैं, इसके अंदर आ जाएंगे Zn2+, इसके अंदर Zn2+ आ जाएगा, अर्थात आयन चलते हैं। लिक्विड पदार्थों में सदैव आयन चलते हैं, इस चीज को ध्यान रखें। और ठोस पदार्थ होती हैं, तार होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तार जो बाहर लगे होते हैं बाहर, इसके अंदर आयन नहीं चलते, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन दो तरीके से धारा बहती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा और आयनों के द्वारा। इसके द्वारा भी धारा बह सकती है और इसके द्वारा भी धारा बह सकती है। ठीक है, हाँ चलिए। तो बहुत अच्छा है कि इसके अंदर ऐसे मान लीजिए इसके दो पुत्र पैदा हुए, एक ये। अब दोनों पुत्र बिछुड़ गए, एक पुत्र इधर चला गया क्योंकि उसकी नेचर अलग थी, माइनस था, और ये प्लस था। एक अलग था और ये अलग था, दोनों की प्रकृति नेचर अलग थी, इसलिए ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, विलयन में चला गया। तो क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जब ये दो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ऐसे जाते हुए इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन जाते हुए इस तरह से जाते हुए दो इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, इधर की कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जब ये कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर चलेंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को स्वागत कौन करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनाएगा कौन। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन को स्वागत करने के लिए कौन उठेगा, हैं। अब किसी की अतिथि किसी के घर पे आप जाते हो तो स्वागत करने के लिए स्वागतकर्ता आता है या नहीं आता, या भिखारी आपके दरवाजे पे आता है कि आप घर पे उसके घर पे दान देने के लिए जाते हो, नहीं ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भिखारी होगा मतलब कॉपर होगा वो उठेगा और उठकर इस छड़ के अंदर ऊपर जाने लगेगा। बात समझ में आ रही कैसे। तो इसके अंदर कौन भिखारी है, इसके अंदर है कॉपर सल्फेट का विलयन, अभी बताया था। अब सर ये तो कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो कॉपर सल्फेट ये टूट जाएगा अपने आप, ठीक है, ये टूट जाएगा Cu2+ में और SO4 डबल माइनस में, है ना। अब आप फिर आप मुझे परेशान करोगे कि सर इस पर 2+ क्यों हो गया। मैंने आप बताया ऐसे ही इलेक्ट्रॉन विन्यास करके आपको पता लग जाएगा, इसके ऊपर 2+ आएगा, ठीक है। और SO4 पे डबल माइनस होता है तो इसका डबल प्लस बचेगा। इस पर आप जानते हैं 2 माइनस होते हैं तो इसका 2+ बचेगा। तो ये जैसे ही आयन बन जाएंगे, जैसे ही आयन बनेंगे तो इसमें SO4 तो वहीं रुक जाएगा, क्योंकि इसको स्वागत, ये थोड़ी इसका स्वागत करेगा, बताइए क्यों नहीं करेगा। ये इसका स्वागत नहीं कर सकता, कारण क्या है, क्योंकि ये नेगेटिव और नेगेटिव दोनों कैसे होते हैं, बराबर आवेश समान आवेश, और समान आवेश क्या करते हैं, हट दूर हट, है ना, हाँ, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण कार्य करता है। और लेकिन ये स्वागत करने की क्यों जाएगा, क्योंकि माइनस है और ये प्लस, और प्लस हमेशा माइनस की ओर स्वागत करने के लिए जाता है। तो इसलिए क्या होगा, इस विलयन में से, ये विलयन है लिक्विड पानी में से, इस पानी में से, पानी है लिक्विड, पानी में बोलना मैं तो लिक्विड बोल रहा हूँ, पानी जैसा बोलेंगे। इस पानी जैसे विलयन में से क्या निकलेगा, कॉपर आयन चलेंगे, Cu2+ आयन चलेंगे, ये Cu2+ आयन चलेंगे, और जैसे चलते इसको कैच कर लेंगे, कम ऑन पकड़ लो, कम ऑन कैच, तो ये कैच कर लेंगे, ठीक है। अब कैच करेंगे तो होगा क्या, यहाँ केमिकल रिएक्शन क्या होगी देखिए। तो ये कैच करेंगे कैसे, Cu2+ ने किसको कैच कर लिया, दो इलेक्ट्रॉनों को पकड़ लिया, और Cu2+ दो इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के क्या बनाएगा देखिए। इस समय ये एक्वस है, कैसा है, एक्वस, जल में से निकला तो जलीय है, और इस समय ये सॉलिड है, और सॉलिड से जल में गया तो ये जल जैसा हो गया। भैया जो छात्र जो चीज जिसमें जाएगी उसी जैसा हो जाएगा। अगर ये भेड़ बकरियों में चला जाए, जंगल में चला जाए, जंगली बन जाएगा। तो इसलिए ये जंगल में चलाएगा मतलब पानी में चलाएगा तो ये पानी जैसा हो गया। तो इसलिए यहाँ लिक्विड लिखेंगे, पानी को हम एक्वस कहते हैं। पिछले वीडियो में आपको एक्वस बता दिया था, आप पिछली वीडियो को देखें। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस होता है, जिसको हम जलीय के नाम से जानते हैं। जल नहीं है, जलीय जैसा होता है। तो इस समय ये ठोस जल में बदल रहा है, जली जैसा हो रहा है, लेकिन ये जल इस तरह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, ये प्लस के दो और ये माइनस के दो है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के दो, प्लस के दो, माइनस के दो, अगर दोनों को जोड़ें +2 और -2 तो कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब दोनों ये इलेक्ट्रॉन इसके पेट में अंदर चले जाएंगे, और अंदर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा आपका, Cu बन जाएगा, और Cu जैसे ही अंदर चला जाएगा तो ठस जाएगा तो S बनेगा, अर्थात सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड कैसे बनता है, तो ये ठस, इसका मतलब परमाणु के रूप में ठोस बन जाएगा, परमाणु बन गया इसका कॉपर का। अब ये कॉपर के परमाणु, तो इसका मतलब जैसे स्वागत करने जाएगा कॉपर के परमाणु बन जाएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, ठीक है। और कॉपर बन जाएगा फिर क्या होगा, अब जब कॉपर बन जाता, परमाणु बन जाते हैं, तो ये परमाणु बहुत चालाक है, क्या करेगा, ये परमाणु, कॉपर परमाणु इसके धीरे धीरे इस छड़ के चारों जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे।
क्या ये जमा क्या हो रहे हैं, कॉपर 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 कॉपर, इस तरह से ये कॉपर जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहाँ से निकलेंगे ये इलेक्ट्रॉन, इधर से निकल के, और ये इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर आयन बन जाएंगे। ठीक है, जब ये कॉपर आयन बन जाएंगे तो बेटा एक बात समझना है कि यहाँ से क्या हुआ, कॉपर सल्फेट के विलयन में से स्वागत करने के लिए कौन चला गया, स्वागत करता Cu चला गया, और Cu चला गया तो वापस आया नहीं आया, क्योंकि उसको प्लस को माइनस मिल गया, और जब प्लस को माइनस मिल जाएगा तो वो क्यों आएगा, है ना, क्योंकि उसको माइनस एक दूसरे को नेगेटिव कोई चीज़ मिल जाती है तो नहीं आता ना, रुक जाता वहीं, तो ये वापस नहीं आया। जब वापस नहीं आया वहीं उसने घर बसा लिया अपना, आराम से घर बनाने रहने लगे, और बड़ा करते गए अपने क्षेत्रफल। ठीक है, बड़ा क्षेत्रफल करते गए तो क्या होगा, यहाँ से कॉपर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, इस विलयन में से क्या हो जाएगा, कॉपर कम होने लगेंगे। ठीक है बेटा, क्या होने लगेंगे, कॉपर कम होने लगेंगे। कॉपर कम होने लगेंगे तो संख्या किसकी ज़्यादा हो जाएगी, CuSO4 डबल माइनस ज़्यादा हो जाएंगे, CuSO4 हर जगह देखेंगे CuSO4। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कॉपर खत्म हो जाएंगे और CuSO4 हो जाएगा, और कॉपर जैसे ही खत्म हो जाएंगे इसका मतलब लेने वाला चला गया, जब लेने वाला चला जाएगा धारा देना बंद हो जाएगी। यहाँ देने वाला चला जाएगा, देखना कैसे, वहाँ लेने वाला जा रहा और यहाँ देने वाला जा रहा, हाँ बिल्कुल, जब लेना देना होगा नहीं तो धारा कैसे होगी, बताइए कैसे, कि यहाँ से जिंक, ये जिंक क्षण है, जिंक क्षण में से जिंक आयन जा रहे, जिंक क्षण में से जिंक आयन जैसे जाएंगे तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो जिंक क्षण धीरे 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 गलना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ऐसे गलना स्टार्ट हो जाएगी, और कंडीशन ऐसी आएगी गलते गलते पूरी गल जाएगी, हाँ बिल्कुल। तो जिंक आयन चले, क्यों, क्योंकि इसमें से जिंक Zn2+ आयन निकल रहे, और Zn2+, इसके अंदर Zn2+, इसके अंदर Zn2+, 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 मतलब कहने का अर्थ है Zn2+ आयन बहुत अधिक मात्रा में हो जाएंगे। ठीक है, और ये छड़ पूरी गल जाएगी। ठीक, अगर बाई चांस अगर थोड़ा बहुत रह भी गई छड़ तो भी इसमें धारा नहीं रहेगी, क्या, क्योंकि Zn इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ये जैसे ही Zn को भेजेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे और Zn इसके अंदर दोबारा आने की कोशिश करेंगे, Zn2+ आने की दोबारा कोशिश करेंगे, तो ये Zn+ और ये प्लस दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्ष रोक देंगे कि भैया मैं तो बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ, अब मत आ भाई, मेरे पास जगह नहीं है, ऐसे रोकेंगे ना। तो इसलिए मतलब जब ये Zn इस विलयन में नहीं जाएंगे, जब Zn इस विलयन में जाएंगे नहीं तो धारा रुक जाएगी, इसलिए इस तरह से धारा रुक जाती है और सेल कार्य करना बंद कर देता है। बात समझ में आ गई, चलो, किसी कोई प्रॉब्लम, तो आपको इसको दोबारा से आपको समझ लेना है। तो अब चूंकि मैं इसको दोबारा नहीं बना सकता, इसलिए वीडियो को आप दोबारा शुरू करके शुरू से आप इसको देख सकते हैं मैंने इसको कैसे बताया। ठीक है, और कोई समस्या फिर आप बता देना, तो मैं इसको दोबारा नई वीडियो दोबारा से बना दूँगा। वैसे कोशिश तो यही रही कि आपको पूरा समझ में आए। चलिए अब बात करते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि आप जब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहे हैं, धारा कैसे बह रही है। अब देखना धारा कैसे बह रही है, कि इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन दिशा कैसी है, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर है, क्योंकि जिंक अधिक सक्रिय और कॉपर कम सक्रिय है। जिंक पैसा वाला है, कॉपर कम पैसा वाला है। ठीक है, तो ये अब बताएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये पैसा वाला क्यों है, ये कम पैसा वाला क्यों है। इससे अभी इतना ही समझ लीजिए। तो जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर चले गए। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा जिस साइड में होती है उसके ठीक विपरीत दिशा में धारा बहती है, धारा इधर बहेगी, राइट है, धारा किधर बहेगी, इधर बहेगी। तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है धारा जब बहती है तो धारा किधर से किधर की ओर बहती है, किधर से किधर की ओर बहती है, सभी लोग जानते हैं, बताइए, हमेशा धन से ऋण की ओर बहती है, राइट, हमेशा धन से ऋण की ओर बहती है। तो धारा की दिशा किसकी, धन से ऋण की ओर। तो आपको पता लग गया जिंक क्षण ऋण होगी, इसका मतलब ऋण ध्रुव जिंक होगा, ऐसे पता लगा ले। तो जिंक ध्रुव ऋण होगा, ऋण को हमने अभी बताया था, नाम दिया था एनोड और इसका नाम दिया था कैथोड। ठीक है, इस पर क्या हो रहा था, इस पर हो रहा था ऑक्सीकरण। क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण, याद रखना ट्रिक के द्वारा, लोन, LON, इस पर ऑक्सीकरण, तो इस पर क्या होगा, अपचयन। क्या होगा, अपचयन। ठीक है, रिडक्शन,
शॉर्टकट में हाँ ऑक्स बोलते हैं, और इसको शॉर्टकट में रिड बोलते हैं, रिड, रिडक्शन। ठीक है। अब बेटा एक दिन आप अभी बस शब्द आया था रेडॉक्स, तो देखिए रेडॉक्स कैसे बनता है। अब इन दोनों को जोड़ दो, देखो जोड़ के बना रेडॉक्स बनेगा। इसका रेड ले लो, रेड, ये होगा रेड, और इसमें ऑक्स में जोड़ दो, बन गया रेडॉक्स। हिंदी में बोलेंगे रेडॉक्स, है ना कमाल। तो ये बन गया रेडॉक्स, ऐसे बनती है रेडॉक्स। ठीक है। तो इसका मतलब रेडॉक्स किसे कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, मतलब लेने वाला और देने वाला दोनों आमने सामने होते हैं, इस तरह से। तो रेडॉक्स की परिभाषा क्या हो सकती है, अभी लिखनी नहीं है, ये तो फर्स्ट ईयर और हाई स्कूल का सवाल है, लेकिन समझाया कि रेडॉक्स आप सोचते रेडॉक्स क्या होता है, तो बता दिया। रेडॉक्स क्या हो गया, वे अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं अथवा रेडॉक्स, शॉर्टकट में रेडॉक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया रेडॉक्स, वेरी गुड। तो अब रेडॉक्स समझ में आ गया, तो इसके अंदर रेडॉक्स अभिकरण, रेडॉक्स विभव भी उत्पन्न होगा। और रेडॉक्स का दूसरा नाम क्या हो गया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या होगा, ऑक्सीकरण डैश अपचयन अभिक्रिया या क्रिया। ठीक है, इसका दूसरा नाम होगा, लेकिन अभी आपको जानना नहीं है, इतना ही समझना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। चलो चलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए धारा का बहना स्टार्ट हो गया, धारा बहने लगी, और मैंने अब बताया धारा बहना जब स्टार्ट हो जाएगी तो धारा बहेगी। कैसे धारा बहेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे, इलेक्ट्रॉन चलते हुए कॉपर सल्फेट के विलयन में चले जाएंगे। ठीक है। तो आप आगे क्रिया विधि में लिखते कैसे हैं तो डाल लेंगे, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं तो इससे काम चलाएंगे। ये आता नहीं परीक्षा में, तो क्रिया विधि हेडिंग डाल के लिखें क्रिया विधि। तो लिखिए क्रिया विधि में, देखिए जब इस सेल की कुंजी को दबाया जाता है, जब इस सेल की कुंजी को दबाया जाता है तो जिंक इलेक्ट्रोड में से, जिंक इलेक्ट्रोड में से, या ऐसे लिखो जिंक इलेक्ट्रोड में लिखो, इसे काट दो, जिंक का ऑक्सीकरण होता है, ऐसे लिख दिए। तो जिंक धातु का या जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होने लगता है, ये सही, जिंक का ऑक्सीकरण होने लगता है। अब ये रिएक्शन लिख लो, जिंक का ऑक्सीकरण होने लगता है, ये रिएक्शन उतार लीजिए। जिससे जिससे प्राप्त इलेक्ट्रॉन कॉपर छड़ की ओर गमन करने लगते हैं, और Zn2+ आयन Zn2+ आयन इसी विलयन में चले जाते हैं, इसी विलयन ZnSO4 इसी विलयन में चले जाते हैं। लिख लिया। अब जिंक धातु से, लिखिए जिंक इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उन्हें Cu2+ आयन, उन्हें Cu2+ आयन प्राप्त करके कॉपर बना लेता है, जिससे ये कॉपर उस इलेक्ट्रोड के चारों ओर जमा होने लगता है, जहाँ चारों ओर जमा होने लगता है, चारों ओर जमा होने लगता है। अब ये रिएक्शन उतार लीजिए इसमें, Cu2+ + 2E - CuS। ठीक है, ये ऑक्सीकरण पर होने वाली एक क्रिया है, यहाँ लिख भी देना चाहो तो लिख देना दोबारा से, ऑक्सीकरण हो रहा है, ये क्या है एनोड। ठीक है, एनोड पर क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, और ये क्या है कैथोड, कैथोड क्या होता है अपचयन। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
इस पे एनोड है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ये कैथोड है, एक्सचेंज होता है। देख लिया। आगे क्या होगा, चले जाते हैं, ठीक है। और परिपथ में धारा बहने लगती है, और परिपथ में धारा बहने लगती है। इस धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के ठीक विपरीत होती है, अर्थात धारा कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर बहती है। इसलिए अर्थात धारा कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर बहती है। धारा तो ऐसी बहेगी, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चल रहे हैं ना, ये देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है और धारा ऐसी जा रही है उल्टी दिशा में। तो धारा फिर समय आपने पढ़ा धन से की ओर बहती है, धारा बहना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड को, ठीक है। लिख लिया, लिख ली नहीं ला से। एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि जब सेल कार्य करना बंद कर देता है, जब सेल कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, सेल कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब क्या, सेल ने कार्य करना बंद कर दिया, अब सेल को रिस्टार्ट करना, दोबारा से कार्य कराना है, तो क्या होगा। अब सेल कार्य करना क्यों बंद कर देता है, लिखना चाहिए, लिखेंगे क्योंकि उन दोनों विलयनों में अपने अपने आयनों की सांद्रता अधिक हो जाती है, क्योंकि जिंक सल्फेट बड़ा हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि ये इतना ही समय देते ज़्यादा अच्छा कार्य करना बंद कर देता है। इसमें किसकी वजह से कार्य करना बंद, क्योंकि इसमें Zn2+ की सांद्रता बढ़ गई, इसमें SO4 की सांद्रता बढ़ गई, तो ये SO4 इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, तो प्रतिकर्षण होगा, इसका मतलब Cu+ आयन चले गए इसमें, तो इसमें SO4 की सांद्रता बढ़ गई। इसमें Zn2+ की सांद्रता बढ़ गई, Zn2+ अगले दूसरे Zn को आने नहीं देगा, इसलिए जब आने देगा नहीं, जाने देगा नहीं, तो धारा आएगी जाएगी नहीं, अर्थात धारा बंद हो जाएगी। तब अब एंट्री होती है हीरो की, तब एंट्री होती है हीरो। हीरो कौन है, लवण सेत। कौन सा सेत, लवण सेत। अब ये आपका हीरो है, ये लवण सेत क्या करेगा, देखेगा ये दोनों लोग परेशान हैं, दोनों की परेशानी है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो लवण सेत आएगा, लवण सेत में कोई एक वैद्युत दर्पण, चाहे KCl चाहे KNO3 कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने KCl ले लिया, ठीक है, तो KCl क्या करेगा, अभी इन आयनों को कम कैसे करेगा, ये जो सांद्रता Zn2+ की बढ़ गई है, इसको कम हो, जब यहाँ जगह खाली हो तभी तो यहाँ से कोई आयन उतर के नीचे आएगा, है ना। तो अभी खाली नहीं है, तो खाली कैसे करेगा, क्या करेगा, यहाँ का Cl इस Cl Zn2+ को ले लेगा। सर आप सोच रहे हो सर Zn2+ को Cl क्यों लेगा, K क्यों नहीं लेगा, बेटा यार थोड़ा समझने की कोशिश करा करो कि Zn+ होता है और आपका Cl निगेटिव होता है, और प्लस और निगेटिव तो आपस में जुड़ते हैं ना, तो ZnCl करके क्या बनेगा, ZnCl, और ZnCl तो आपका सॉलिड होता है जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड बनते जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये KCl हो सकता है 2 ले लें, 2 KCl, तो इसमें ये भी Zn चला जाएगा, ये भी Zn चला जाएगा, 2ZnCl2 बन जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है जितने ज़्यादा KCl होंगे उतने ज़्यादा Zn समाप्त होते चले जाएंगे, Zn कम होते चले जाएंगे, Zn को खाता जाएगा, और ZnCl2 बनेगा, वो जाएगा कहाँ, ZnCl2 बेटा बनेगा, वो नीचे जमा होता जाएगा, नीचे जमा होता जाएगा, ऐसे जमा होता जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, ऐसे जमा होता जाएगा। तो क्या होगा, Zn2+ कम हो गए, अब Zn2+ हो गए, अब आराम से यहाँ से जिंक छड़ में से जो थोड़े बहुत Zn2+ बचे थे वो उतर के आराम से आ जाएंगे, और उतर के आ जाएंगे तो यहाँ जगह खाली होगी ना, उतर के आ जाएंगे, तो फिर क्रिया फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन इसमें चलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, और अब इधर जानेंगे तो यहाँ रुकेंगे, क्योंकि यहाँ ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका मतलब KCl इधर चला गया, अब K किधर चला गया, K चला जाएगा इधर SO4 के पास, क्योंकि यहाँ SO4 बढ़ गए, SO4 का अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया था, यहाँ Zn का अत्याचार ज़्यादा था, यहाँ SO4 का अत्याचार ज़्यादा था। इसका मतलब ये बिचौलिया है, दोनों में कॉमन कार्य करेगा, तो क्या करेगा, ये KSO4 का डिवाइड क्या बनेगा, K2SO4, ठीक है बेटा। K2SO4 क्यों बनता, आगे हम रिएक्शन में आपको सारा सिखाएंगे, कि 2 कैसे आगे SO4 कैसे लटकते, आपको पूरा केमिस्ट्री की रिएक्शन तो आपको सबसे अच्छी लगेगी, आप कहोगे वास्तविकता में केमिस्ट्री है क्या,
एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराते चलेंगे कि K2SO4 बन गया, बीच में S क्यों आ गया, O लास्ट में क्यों आया, नीचे 4 क्यों आए, यहाँ K2 कैसे, यही तो इंटरेस्ट केमिस्ट्री का मतलब ही यही है। अगर आपने ये सीख लिया तो हम लोग केमिस्ट्री सीख गए। आपको 7वीं यूनिट में आपको सिखाएंगे कैसे रिएक्शनों का निर्माण होता है, बहुत ही आसान ट्रिक से, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, मज़ा आने वाला है। तो क्या होगा, KSO4 से मिलकर क्या बनाएगा, K2SO4। इसी प्रकार K फिर SO4 से मिलेगा K2SO4, फिर K2SO4, इस तरह से K इधर चला जाएगा और Cl इधर चला जाएगा। तो क्या होगा, ये SO4 धीरे धीरे कम होने लगेंगे। जब SO4 धीरे धीरे कम होने लगेंगे तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि ये जो Cu था वो कुछ Cu यहाँ रह जाते हैं, CuSO4 में कुछ CuSO4 रह जाते हैं। तो ये अब SO4 जो इसको रोक रहा था कि भैया ना जाओ मुझे छोड़ के, कॉपर SO4 रोक रहा था, इसको रोक रहा था। SO4 कह रहा था कि भाई अब मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा। कुछ रह जाते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा बताया नहीं, यहाँ कुछ रह जाते हैं SO4, ठीक है। जिस तरह से यहाँ छड़ में कुछ रह जाता है, पहले ही कार्य करना बंद कर देता है, वैसे यहाँ विलेन में कुछ पानी लिक्विड रह जाता है, फिर भी कार्य करना बंद कर देगा। तो क्या होगा, तो ये जाने से रोकेगा, रोकता था। तो अब क्या होगा, SO4 की अत्याचार जो है वो कम कर दिया किसने, K2SO4 ने। तो अब SO4 का अत्याचार कम हो गया तो अब ये जाने देगा। अब कहेगा भैया आप जा सकते हो, अब मेरे पास SO4 कम हो गए तो अब आप जा सकते हो। तो ये जाने लगेगा और ऊपर जाने लगेगा, फिर इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके फिर Cu बनाने लगेगा और रिएक्शन फिर स्टार्ट हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन फिर स्टार्ट हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन फिर स्टार्ट हो जाएगी तो धारा बहने स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब ऐसे होते होते किसी दिन ऐसा आएगा कि ये धीरे धीरे ये छड़ पूरी समाप्त हो जाएगी और सेल बिल्कुल डिस्चार्ज, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तब इस सेल का प्रयोग नहीं कर सकते आप, तब आपको नई छड़ ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये होती है। तो इतना बात समझ में आ गया। चलिए, रिएक्शन आपने लिख ली थी। अब बात करते हैं, कि इनके बीच व्यवधांतर कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए बेटा, यहाँ था एनोड, ठीक है, एनोड पर क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण। यहाँ था कैथोड, इस कैथोड पर क्या होता था, अपचयन, ठीक है। एनोड पर क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होता था, अपचयन। एनोड पर कौन सी क्रिया थी, Zn=2 Zn2+। ये अर्धक क्रिया, क्योंकि आधी चली, आधा सेल है तो अर्धक क्रिया होगी, ठीक है। इसको हम ऑक्सीकरण क्रिया भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अर्धक क्रिया, इसको बोल सकते हैं आप ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। सीख लो बेटा, हर चीज़ लिखी नहीं जाती है, क्या क्या लिख लोगे, वैसे भी इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसको समझने की कोशिश करें। ये ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया है और ये अपचयन अर्ध क्रिया है। कौन सी, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो अपचयन अर्ध क्रिया क्या है, Cu2 प्लस 2 एरो Cu सॉलिड, ठीक है। यहाँ सॉलिड था और यहाँ एक्वस था, आपका यहाँ जलीय था, ठीक। ये आपकी अर्धक क्रियाएं बनी। अब इन अर्धक क्रियाओं से पूर्ण सेल क्रिया कैसे बनेगी, जिससे धारा बहती है, तो इन दोनों के संयोग से पूर्ण सेल क्रिया बनती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये तो आपने लिख लिया, ठीक है, क्रिया विधि लिख लिया आपने, कैसे क्रिया करता है। फिर बता दूं क्या, दोबारा से देख लीजिए। क्या होगा कि जब कुंजी को दबाते हैं तो परपथ पूरा हो जाता है और जिंक छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर की तरफ चलने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन Cu2+ के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं और कॉपर धातु में बदल जाते हैं, जिससे कॉपर धातु इस छड़ के चारों ओर जमा होने लगती है, ठीक है। और जिंक छड़ में से जो जिंक आयन है वो विलेन में चले जाते हैं, ठीक है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब सेल कार्य करना बंद कर देता है, क्या कर देता है, बंद कर देता है।
तब लवण शीत इसमें प्रयोग किया। लवण शीत है, सॉरी सेल लिख दिया, लवण शीत, तब लवण शीत का प्रयोग होता है। लवण शीत में क्या करते हैं, KCl अक्रिय वैद्युत भट्टी, ये मैंने आपको पहले बता दिया, लवण शीत में से का प्रयोग करता है। तो लवण शीत इन दोनों के विलयनों की सांद्रता समान रखता है, दोनों विलयनों की सांद्रता समान रखता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, इसे हटा दें। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रोड कैसे इलेक्ट्रोड विभव आएगा, क्या होगा, इन दोनों के बीच भांतर होगा। तो मैंने सेल क्रिया लिखते हैं, इसकी लिखेंगे सेल पूर्ण सेल क्रिया, उसमें कुछ नहीं लिखना, केवल जैसे मैं लिखा रहा हूँ लिखना स्टार्ट करें। देखिए सब लोग, पूर्ण सेल क्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है, बस ऐसे ही डाल दो, पूर्ण सेल क्रिया। तो पूर्ण सेल क्रिया कैसे करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, Zn एरो Zn2 प्लस 2 ये था। दूसरी क्रिया थी Cu2 प्लस 2e एरो Cu, ठीक है। चलो इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं, आप देखते हैं ये तीर के उधर साइड में 2 इलेक्ट्रॉन और ये तीर के इस साइड में 3 इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा भी है। तो ये क्या होगा, ये उस साइड में है अपोजिट दिशा में और ये इस साइड में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो क्या बनेगा, Zn2 प्लस, इसको सॉलिड बोलते हैं, इसको एक्वस बोलते हैं। आप चाहें तो ये लिखना चाहें लिखें, बहुत से स्टूडेंट इसको लिखते नहीं, लेकिन अभी लिख लो तो ज़्यादा आगे BSc में MSc में आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा इसलिए। लेकिन आप ना लिखें तब भी आपको नंबर मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये बनेगा एक्वस और ये बनेगा Cu सॉलिड, ये बन गई आपकी पूर्ण सेल क्रिया। ठीक है, अब इसको व्यक्त कैसे करते हैं, सेल को व्यक्त करना, सेल का निरूपण। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, सेल का निरूपण। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेल का निरूपण, सेल का निरूपण। ये चीज सीखनी है मिस्टर बेटा, इसकी जो थ्योरी पढ़ाई वो नहीं सीखनी है, उसको कोई जरूरत नहीं, वो आता ही नहीं परीक्षा में। लेकिन ये सीखना पूर्ण सेल क्रिया कैसे बनती है, दो अर्ध क्रियाओं को जोड़कर बनती है, 2 अर्ध क्रियाओं को जोड़कर पूर्ण सेल क्रिया बनाई जाती है। अब सेल का निरूपण कैसे करते हैं, सेल कैसे व्यक्त किया जाता है, अब इतना बड़ा सेल कौन बनाएगा, इसलिए शॉर्टकट इसको कैसे लिखते हैं देखिए बड़ा, सेल का निरूपण कैसे करते हैं आप देखिए। क्या कहते हैं, सेल का निरूपण करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक चाहिए एनोड और एक चाहिए कैथोड। ठीक है बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ट्रिक है, ये भी ट्रिक है। एनोड आपका जो होता है, इस पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, बताया था। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। और कैथोड क्या होता है, अपचयन रिडक्शन। ठीक है, इसको ऋण बोलते हैं और इसको ऑक्स बोलते हैं, राइट है। ठीक, अब एनोड वाला, एनोड इस साइड में, कैथोड उस साइड में, तो एनोड हमेशा इस साइड में लेते हैं। तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है बेटा, जिसको हम एनोड अभिक्रिया कहेंगे। आप देख लो ऑक्सीकरण कौन सा हुआ, Zn, तो इसलिए आप Zn वाली अभिक्रिया लिखेंगे। ठीक है, अभिक्रिया नहीं लिखना, मैं आपको निरूपित कर रहा हूँ, तो इस अभिक्रिया को आप देखें, गौर से देखें। आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था इसको निरूपित कैसे करते हैं, पहले Zn लिखा तो आप लिखेंगे Zn। ओके, बहुत से मैंने बताया, बहुत से लोग सॉलिड लिख सकते हैं, कैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर ये बताइए, तीर बताया था मैंने, इस तीर को ऐसे था, मैंने ऐसे कर दीजिए, तो अब ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा Zn2 प्लस, ठीक है। और Zn2 प्लस कैसा होता है, एक्वस। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्वस, और फिर भी आपकी फिर क्या, फिर मैंने बताया था इसको इसके साथ जोड़ा था या नहीं जोड़ा था, देखो जोड़ है, जोड़ने पर, और जोड़ा किससे था, लवण शीत से। लवण शीत जोड़ने का कार्य करता, तो ये था आपका लवण शीत। ये क्या है, लवण शीत, याद रखना इसको, यहाँ लिखना नहीं है लेकिन याद रखना, ये लवण शीत है, लवण शीत लगा दिया आपने लवण शीत। अब लवण शीत में लगाएंगे तो इस जो इलेक्ट्रॉन इधर जाते थे, उसका इलेक्ट्रॉनों को स्वागत कौन करता था, Cu2 प्लस, तो आपका आएगा Cu2 प्लस। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन नहीं दिए तो कट गए, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे जाएंगे, इसमें भी आप एक्वस लगा सकते हैं। फिर ऑब्लिक, फिर क्या लगाएंगे, उसके बाद क्या आएगा, Cu। ऐसे आपका निरूपण करते, समझ में आ गया कैसे हम सेलों का निरूपण करते हैं। ये आपका सेल निरूपण है, इस तरह सेल को लिखा जाता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, और बहुत से स्टूडेंट यहाँ इसको हटा देते हैं, ऐसे भी निरूपित कर देते हैं। ये भी आप
ये भी तरीका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसका लास्ट है आपका, अब इससे रेडॉक्स विभव कैसे बनता है, रेडॉक्स विभव कैसे बनता है तो वो आप देखते हैं। रेडॉक्स विभव बात करते हैं, रेडॉक्स विभव। अब देख रहे हैं बेटा, इस सेल में इस सेल के बीच क्या हुआ, अंतर आएगा, क्योंकि इस अंतर की वजह से धारा बहेगी, क्योंकि ये अधिक शक्तिशाली और ये कम शक्तिशाली, तो इन दोनों के बीच अंतर है। जब अंतर है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो विद्युत धारा तभी तो बही है, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे, इस सेल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, है ना, इस सेल में, आगे कुछ नहीं, इस सेल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। ठीक है, इस सेल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, इसके बारे में भी लिखा देंगे, हेडिंग क्या होता है शॉर्टकट में, EMF कहते हैं विद्युत वाहक बल। इसी को हम सेल विभव भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेल विभव। ठीक है, इसीलिए इसको ई सेल से व्यक्त करते हैं, ई सेल से, किससे, ई सेल। अब ई सेल होता कैसे, अंतर कैसे आता, देखिए, इलेक्ट्रोड विभव, इसको हम EMF लिख दें, आपकी इच्छा EMF लिखते हैं, आप EMF ना लिखें तो इसको आप ई सेल भी लिख सकते हैं, सेल, क्योंकि सेल विभव बोलते हैं इसको। अब अंतर कैसे आएगा बेटा, इसमें अब एक बात सीख लीजिए, तब अंतर आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, देखिए बेटा, इसको तो लिख लिया होगा आपने, हाँ इसको लिख लीजिए, ये चित्र भी बना लीजिए, बढ़िया रहेगा, ये चित्र बना के ऐसे लिख लीजिए, सही, ठीक है। अब इसमें अंतर कैसे आएगा, अब बताइए बेटा, आप इतना बताएं कि इसका, इस पर ये छड़ पॉजिटिव थी या नेगेटिव, पॉजिटिव थी, और ये छड़ नेगेटिव थी, पॉजिटिव, नेगेटिव थी। तो इसका मैंने उससे पिछली वीडियो में बताया था, जो छड़ जिस प्रकार की उसका इलेक्ट्रोड विभव उसी प्रकार का होगा। तो यहाँ ये छड़ पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसका इलेक्ट्रोड होगा, आपको बता रहे हैं हम, प्लस 3.14 वोल्ट होता है। अब ये कैसे 3.14 आया, मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 3.4 ये कैसे निकालते हैं। और ये इसका होता है माइनस, इसका होता है माइनस 0.76 वोल्ट, ये आपको निकालना सिखाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब बताइए इन दोनों में ज़्यादा कौन है, इन दोनों में ज़्यादा प्लस वाला है और ये कम वाला है, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा होती है, राइट। तो इसका मतलब है कि पहले आप कॉपर को लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले आप लिखेंगे ई रिडक्शन, क्या लिखोगे, ऋण, अर्थात रिडक्शन, क्योंकि कॉपर पे रिडक्शन हो रहा है और ये धनात्मक इलेक्ट्रोड ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम लिखाएंगे, क्या लिखाएंगे, ई ऑक्स, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन। इसको बहुत से लोग रिडक्शन पूरा लिख देते हैं, आप चाहो RED लिख दो, ऑक्सी लिख दो, अगर नहीं लिख पाते हो तो आप हिंदी में क्या लिखो, ऑक्सीकरण, क्या लिख दो, ऑक्सीकरण। और यहाँ के यहाँ क्या लिख दोगे, अपचयन, यहाँ क्या लिख दोगे, आपको, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ अपचयन, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना लिख पाओ तो सबसे अच्छा है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या, ऐसे, ई, देखिए दूसरा तरीका क्या है कि इसमें रिडक्शन हो रहा है, ये ऋण है, तो इसको लिखने का तरीका ये पूरा उतार के आप यहाँ लिख दीजिए, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये ई, चूँकि इस चिन्ह का चिन्ह माइनस है तो इसको हम पलट के लिखेंगे, ठीक है, इसको पलट के लिखते हैं तभी अंतर आएगा। तो इसको लिखने का, ये पहले प्लस वाला लिखा जाता है, बात समझिए, इधर प्लस वाला फिर बिना प्लस वाला, तो Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। यहाँ बच्चे गलत करते हैं हमेशा, ये ऐसे ही उतार देते हैं, इस तरह से, इधर से नहीं, जब उधर उतारेंगे तो आपने माइनस चिन्ह लगा दिया तो आप Zn2 प्लस पहले Zn बाद में, और अगर प्लस चिन्ह करते हैं तो ये Zn ऊपर आ जाएगा, प्लस करते हैं तो पलट जाएगा, कैसे, ये अगर आपने Zn इधर कर दिया और Zn2 प्लस इधर कर दिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अर्थात विभव में अंतर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए लिखने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैज्ञानिकों ने जो लिखने का तरीका बताया वो उसको हम जैसे निरूपित करेंगे उसी टाइप से निरूपित करेंगे। तो ये आपका बन गया ई सेल, ठीक है, तो बनता है विद्युत वाहक बल, बात समझ आ गई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको विद्युत वाहक बल के बारे में बताएंगे कि विद्युत वाहक बल में अंतर कैसे आता है, ये परिभाषा बनाने दोबारा से लिखाएंगे, इसकी परिभाषा वैसे क्या बनती है अभी थोड़ा सा बता देते हैं। क्या है कि दोनों, ये इलेक्ट्रोड है
ये इलेक्ट्रोड का विभव है, कौन सा, कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव, और ये जिंक इलेक्ट्रोड का विभव है। ये किसका विभव ज़्यादा है, इसका विभव कम है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के, इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को, विभवों के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। इसे ईएमएफ या ई सेल से व्यक्त करते हैं। अब लिख ही लीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। लिख लीजिए क्या परिभाषा होगी, हेडिंग डालिए, विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल अथवा सेल विभव अथवा सेल वोल्टता, कई नामों से जानते हैं, सेल वोल्टता ही बोलते हैं। देखिए, किसी विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड विभवों के, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्टकट में वी वा बल, बहुत सी जगह वी वा बल लिखा रहता है, वी वा बल शॉर्टकट में ऐसे लिखा रहता है, वी वा बल ऐसे लिखा रहता है, वी वा बल, आपने बहुत सी जगह वी वा बल, या ई नीचे से लिख लो, ई सेल से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, अब ये सूत्र उतार लो। ठीक है, सूत्र ले लो, RED रिडक्शन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था बेटा, रेड है, इधर रेड है, उल्टा नहीं दिया, देखो रेड है, सॉरी बेटा मैंने गलत कर दिया, देखो जल्दी में, यहाँ रेड है, यहाँ ऑक्सी है, तो यहाँ ऑक्सी लीजिए। ठीक है, ऐसे लिखो, रेड माइनस ऑक्सी। इसी से रेडॉक्स भाव आपको निकालना सिखाएंगे आगे। लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, जब मैं इसको लिखते हैं तो इससे सीधा लिखते हैं, क्योंकि अब चलिए पावरफुल है, पावरफुल तो खैर नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो, लेकिन धनात्मक है, इसका विभव धनात्मक है, इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे और जैसा है वैसे लिखेंगे। इसका विभव निगेटिव है, इसलिए निगेटिव को उल्टा करेंगे। ठीक है, Z2+ फिर देखेंगे। ओके, ठीक, लिख लीजिए। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बनाना सिखाएंगे। हाँ, उससे पहले एक चीज़ और सुन लीजिए, लवण शीत आया था, लवण शीत क्या होते हैं ये भी लिख लीजिए। ठीक है, लवण शीत के कार्य डाल लीजिए, लवण शीत के कार्य पूरा ही कर दें ताकि बात आगे बढ़े। लवण शीत के कार्य, तो बेटा लवण शीत के दो कार्य होते हैं, लिख लीजिए, लवण शीत के कार्य, लवण शीत के दो कार्य होते हैं। पहला है परिपथ को पूर्ण करना, परिपथ को पूर्ण करना, परिपथ को पूर्ण किया था, मैंने बताया था, जब तक ये जोड़ा नहीं था तब तक धारा नहीं बही थी, तो परिपथ को पूर्ण करना। दूसरा है परिपथ की विद्युत उदासीनता, विद्युत उदासीनता बनाए रखना, बनाए रखना। उदासीनता का मतलब दोनों की सांद्रता बराबर बनाए रखना। मैंने बताया था, अगर इधर सांद्रता ज़्यादा होती तो इधर से इलेक्ट्रॉन चले जाते, इधर आ जाते, तो दोनों की इक्वल रहती है। अगर कम ज़्यादा हो जाएंगे धारा बहना बंद हो जाएगी, बताया था अभी। हाँ, तो परिपथ की विद्युत उदासीनता बनाए रखना, ये इसके दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में आप सभी लोगों को हम आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, और मैंने बताया था इसका मान -0.76, इसका मान +0.34 कैसे आता है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आप ये भी जानेंगे, अगली वीडियो में आपको कैसे सिखाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, बड़ी परिस्थिति है हिंदुस्तान की, तो उन बच्चों को भी, बेचारों को फ़ायदा मिल सके, सभी बच्चों को फ्री में ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।